गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ह्यूमन में सेंसरी ऑर्गन्स वाले चैप्टर को प्रारंभ किया गया था, या उनको हम सेंस ऑर्गन भी कह देते हैं। मैंने आपको 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन्स बताए थे, जिसमें आँखों के बारे में बताया गया था, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ठीक है, टोंग। इसमें हमने एक्सप्लेन किया था आईज को, नेत्र को, और नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना अपन बता रहे थे, जिसमें आपको स्क्लेरोटिक लेयर, कॉरोइड लेयर और रेटिना, ये 3 स्तर बताए थे। अब देखिए, इसी को और आगे कंटिन्यू करते हुए आज अपन नेत्र में कहाँ पर येलो स्पॉट होता है और वो कैसा होता है, क्या करता है, वहाँ पर प्रतिबिंब की स्पष्टता इतनी अधिक क्यों होती है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए, येलो स्पॉट को हम बोलते हैं पीत बिंदु, और ये जो येलो स्पॉट होता है ये नेत्र में दृक अक्ष के सामने स्थित होता है, और यह दृक अक्ष के सामने स्थित वह स्थान होता है जहां पर आंख में सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीत बिंदु होता है ये दृक अक्ष के सामने स्थित वह स्थान होता है जहां पर प्रतिबिंब एकदम साफ और स्वच्छ या एकदम क्लियर बनता है, क्योंकि यहाँ पर संवेदी कोशिकाएं, विशेषकर जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। शेष रेटिना में रॉड्स की संख्या शंकु से ज्यादा होती है, लेकिन येलो स्पॉट वाले बिंदु पर सबसे अधिक संख्या कॉन्स या शंकु की पाई जाती है। यह स्पॉट हल्का पीला होता है, इसलिए हम इसे येलो स्पॉट कह देते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है एरिया सेंट्रलिस। अर्थात दृक अक्ष के सामने रेटिना के बिल्कुल बीच मध्य में, इसलिए इसको एरिया सेंट्रलिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये पीले रंग का होता है, इसलिए इसको येलो स्पॉट भी कह देते हैं। साथ ही हम इसका दूसरा नाम भी लेते हैं, जिसे मैक्यूला ल्यूटिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्यूला ल्यूटिया भी कहा जाता है। इस येलो स्पॉट के मध्य में एक हल्का सा गर्त होता है, एक स्लाइटली क्या होता है, इसमें पिट पाया जाता है, एक हल्का सा गर्त पाया जाता है, और उस गर्त को हम कह रहे होते हैं फोबिया सेंट्रलिस। क्या कह रहे होते हैं? फोबिया सेंट्रलिस कह रहे होते हैं, ठीक है। किसको कह रहे होते हैं? जो येलो स्पॉट के मध्य में या मैक्यूला ल्यूटिया के मध्य में या एरिया सेंट्रलिस के मध्य में जो हल्का गर्त पाया जाता है, उसी हल्के गर्त को हम क्या कह रहे होते हैं? फोबिया सेंट्रलिस। और चूंकि ये अभी अभी आपको बताया पीत बिंदु क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि ये पीले रंग का होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे अच्छा दिखाई देता है, अर्थात कॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है, जो इस संवेदी भाग का निर्माण करती है या इसको बनाती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया? येलो स्पॉट किसको कहा जाएगा? येलो स्पॉट आप बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक तो ऐसे कह सकते हो कि नेत्र में दृक अक्ष के सामने स्थित वह स्थान जहां पर आंख में सबसे अच्छा दिखाई देता है या सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है, और इस स्थान पर संवेदी कोशिकाएं, विशेषकर शंकु कोशिकाएं बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं, जबकि शेष रेटिना में शंकु की अपेक्षा रॉड्स की संख्या ज्यादा होती है। क्योंकि यह स्थान पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, इसलिए इसको हम येलो स्पॉट कहते हैं। दूसरा नाम इसका एरिया सेंट्रलिस होता है,
और तीसरा नाम यदि आप देना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, तीसरा नाम मैक्यूला ल्यूटिया। इसके बाद मैंने ये बताया कि इसके मध्य में हल्का सा गर्त होता है, इस कारण इसको फोबिया सेंटेलिस भी कह देते हैं। इस वाले स्थान पर सबसे अधिक शंकुओं की संख्या होती है जो संवेदी वाले भाग को बना रही होती हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि येलो स्पॉट वाले स्थान पर हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है बहुत ही शार्प एंड क्लीन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा वहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके पश्चात एक आता है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। ब्लाइंड स्पॉट येलो स्पॉट के ठीक नीचे पाया जाता है। जहां पर येलो स्पॉट होता है उसी के नीचे क्या पाया जा रहा होता है, ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है। ब्लाइंड स्पॉट वाले स्थान पर रेटिना की सभी संवेदी कोशिकाओं के तंत्रिका तंतु इकट्ठे होकर के या एकत्र होकर के ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, तंत्रिका दृक तंत्रिका बनाते हैं, और वह दृक तंत्रिका नेत्र गोलक से उसी बिंदु या स्थान से बाहर निकलती हैं। इस स्थान पर ना तो रॉड्स होती हैं और ना ही कॉन्स होती हैं, इसलिए इस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता, अर्थात इसे हम अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कह देते हैं, जो किसी भी रूप में प्रतिबिंब बनाने में भाग नहीं लेता है, क्योंकि इस स्थान पर ना तो रॉड्स होती हैं ना ही कॉन्स होती हैं, क्योंकि यहाँ से दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं जो संपूर्ण रेटिना की संवेदी कोशिकाओं के तंत्रिका तंतु के इकट्ठे होने से बनी होती हैं। ठीक है, तो जो येलो स्पॉट होता है, येलो स्पॉट के ठीक नीचे पाए जाने वाले स्पॉट को हम क्या कह रहे होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट पर जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, बहुत अधिक स्पष्ट होती है, स्वच्छ होती है, साफ होती है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट पर किसी भी तरह का प्रतिबिंब नहीं बनता है। येलो स्पॉट पर कॉन्स बहुत अधिक संख्या में पाई जा रही होती है, जबकि ब्लाइंड स्पॉट पर ना कॉन्स होती हैं और ना ही रॉड्स होती हैं, अर्थात ना शंकु होती है ना शलाकाएं होती हैं, और ये दोनों ही संवेदी प्रकार की कोशिकाएं या क्या कह रहे होते हैं, स्तर बनाती है, कौन, रॉड्स और दूसरी शंकु। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आता है नेत्र के भाग, आई पार्ट्स, या नेत्र के कौन कौन से भाग हैं इसके पश्चात। अब देखिए नेत्र में, देखिए सबसे पहले हम बता रहे होते हैं कि नेत्र में दो कोष्ठ बन जाते हैं, दो चैम्बर बन जाते हैं, दो चैम्बर या कोष्ठ बन जाते हैं, और इन दोनों चैम्बर के मध्य में लेंस होता है। लेंस के कारण ये दोनों कोष्ठ या चैम्बर एक दूसरे से अलग बने रहते हैं। किसके कारण, कोष्ठ या चैम्बर के कारण ये एक दूसरे से अलग बने रहते हैं। पहला जो चैम्बर होता है या पहला जो कोष्ठ होता है वह कॉर्निया और लेंस के मध्य में पाया जाता है। यह छोटा होता है कंपैरिजन, इसको हम एक्वस चैम्बर भी कह रहे होते हैं, और इसमें तरल द्रव के रूप में जलीय द्रव होता है जिसे एक्वस ह्यूमर भी कहा जाता है या नेत्रोद भी कह देते हैं। और दूसरा जो पिछला वाला चैम्बर होता है वह लेंस और रेटिना के मध्य होता है, वो बड़ा चैम्बर होता है। इसमें गाढ़ा द्रव भरा होता है जो कांच के समान चमकीला होता है, उसको हम काचाभ द्रव कह रहे होते हैं। और ये जो काचाभ द्रव होता है इसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। काचाभ द्रव कौन से वाले, पक्ष वाले चैम्बर में भर जाता है, जिसको हम विट्रस चैम्बर कह रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है दो चैम्बर बने, एक एक्वस चैम्बर हो गया और एक विट्रस चैम्बर हो गया। एक्वस चैम्बर में क्या होगा, तरल द्रव के रूप में जलीय द्रव होता है नेत्रोद, और विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर होता है जो गाढ़ा द्रव होता है, जिसे हम काचाभ द्रव
कह देते हैं। जो जलीय द्रव होता है नेत्रोद होता है, ये कॉर्निया या नेत्र गोलक या लेंस को चिकना बनाए रखता है। साथ में हम ये कह रहे होते हैं जो फिजिकल शॉक्स लगते हैं या शारीरिक झटके लगते हैं उस समय ये लेंस को सुरक्षित बनाए रखने में हेल्प कर रहा होता है, या हम कह सकते हैं नेत्र गोलक को झटकों से, शारीरिक झटकों से या धक्कों से बचाने का काम करता है। लेकिन जो विट्रस ह्यूमर होता है, यह विट्रस ह्यूमर नेत्र गोलक की आकृति या आकार को बनाए रखता है, टू मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल। ये काम कौन कर रहा होता है? विट्रस ह्यूमर कर रहा होता है, ठीक है। और साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि ये रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, रेटिना को सुरक्षा देता है, रेटिना को सुरक्षित रखने का काम करता है, ठीक है। इसलिए पहला जो चैम्बर है वो एपोस चैम्बर और दूसरा क्या होगा? विट्रस चैम्बर। दोनों के बीच में क्या आ गया? लेंस। इसलिए दोनों चैम्बर एक दूसरे से पृथक बने रहते हैं, ठीक है। इसके पश्चात आता है लेंस। लेंस जो होता है ये कैसा होता है? उभय उत्तल होता है। उभय उत्तल को हम कह रहे होते हैं बाई कॉन्वेक्स। उभय उत्तलाकार होता है, अर्ध ठोस होता है, सेमी सॉलिड होता है तथा जिलेटिनी ऊतक से बना होता है जो बहुत ही सॉफ्ट या मुलायम ऊतक होता है, ठीक है। यह जो लेंस है यह आइरिस के ठीक पीछे स्थित होता है। आइरिस हम कह रहे होते हैं परितारिका को, ठीक। आइरिस के ठीक पीछे की तरफ होता है। कैसा होता है? उभय उत्तल होता है, अर्ध ठोस होता है तथा मुलायम जिलेटिनी ऊतक से बना होता है। लेंस को निलंबक स्नायु के द्वारा अपनी स्थिति में बनाए रखा जाता है। जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स लेंस को दोनों तरफ से जोड़कर या बांधकर उसकी स्थिति में बनाए रखते हैं या उसके उस स्थान पर बनाए रखने का काम करते हैं। और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं या जिनको हम निलंबक स्नायु कह रहे होते हैं, ये निलंबक स्नायु सीलियरी बॉडी से जुड़े होते हैं। सीलियरी बॉडी को कहा जाता है पक्षमाभिकाय। और पक्षमाभिकाय में जब पेशीय संकुचन या गतिविधि होती है तो जो निलंबक स्नायु होते हैं वो या तो शिथिल हो जाते हैं या फिर कैसे हो जाते हैं? तने हुए या खिंचे हुए दिखाई देते हैं। इस कारण से लेंस के आकार में परिवर्तन हो सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स खिंचाव अथवा शिथिल अवस्था की स्थिति में लेंस के आकार में परिवर्तन या लेंस की वक्रता में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, जिससे वहां पर प्रतिबिंब का समायोजन या फिर वहां पर वर्किंग ऑफ आई या वहां पर नेत्र की क्रियाविधि आसानी से संपन्न हो सके या दृष्टि का समंजन या समायोजन हो सके, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है आइरिस। आइरिस को सामान्य रूप से हम नेत्र का डायाफ्राम कहते हैं। क्या कह रहे होते हैं? नेत्र का डायाफ्राम कह रहे होते हैं, जो पुतली के व्यास को घटा बढ़ाकर नेत्र में प्रकाश की या प्रकाश किरणों की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। जो दोनों आइरिस होते हैं ये जो आपका लेंस होता है, इस लेंस के आगे पर्दे की तरह लगे होते हैं। किसकी तरह? लेंस के आगे पर्दे की तरह लगे होते हैं। दोनों काले या भूरे या नीले रंग के हो सकते हैं। इसी कारण से नेत्र का एक पार्टिकुलर कलर हमें दिखाई देता है। दोनों आइरिस के बीच में पाया जाने वाला जो अपर्चर या छिद्र होता है
उस छिद्र को हम प्यूपिल या उस छिद्र को हम क्या कह रहे होते हैं, पुतली कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, पुतली। तो जो दोनों आइरिस के मध्य में पुतली होती है या जो छिद्र होता है, इस पुतली का जो व्यास है, डायामीटर है, उसको घटाने का या बढ़ाने का काम कौन करता है, आइरिस करता है। अर्थात आइरिस के ऊपर दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, एक तो वृत्ताकार या वर्तुलाकार पेशियां होती हैं और दूसरी अरीय पेशियां होती है, रेडियल मसल्स होती हैं। वर्तुलाकार पेशियों का काम होता है प्यूपिल या जो पुतली होती है उसके डायमीटर को कम करना, और जो अरीय पेशियां होती हैं वो उस पुतली के डायमीटर को बढ़ाती हैं। अर्थात अरीय पेशियों के संकुचन पर पुतली का व्यास बढ़ जाता है, जबकि वर्तुलाकार पेशियों के संकुचन पर पुतली का व्यास कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आप ये महसूस कर सकते हो कि पुतली का व्यास घटता बढ़ता कैसे है। और ये पुतली का व्यास घट बढ़ने से क्या होगा, जो प्रकाश कणों की मात्रा है उसका आसानी से नियंत्रण होता रहेगा। वरना क्या हो सकता है, प्रकाश की मात्रा यदि बहुत अधिक प्रवेश कर जाती है तो रेटिना को डैमेज कर सकती है, रेटिना को वो नष्ट कर सकती है। इस कारण से पुतली का डायमीटर कम और ज्यादा होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा जब बहुत तीव्र प्रकाश होता है उस समय यदि हम सूर्य की तरफ देखें, जैसे दिन में 12 बजे 1 बजे अगर हम सूरज की तरफ देखें तो आपने देखा होगा आंख अपने आप टिमटिमाना शुरू कर देती है। उस समय जो पुतली का व्यास है वो क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो उस समय लाइट अगर डायरेक्ट नेत्र में पहुंचेगी तो रेटिना को डैमेज कर सकती है। लेकिन जब डिम लाइट होती है तो आपने देखा है हम आंखों का आकार बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उस समय पुतली का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो आइरिस होते हैं, दोनों आइरिस के मध्य जो अपर्चर होता है उसी अपर्चर को हम प्यूपिल या पुतली कह रहे होते हैं। और ये जो पुतली है इसका जो डायमीटर है या व्यास है, ये आइरिस पर पाई जाने वाली दो प्रकार की पेशियां, एक तो वर्तुलाकार पेशियां और दूसरी अरीय पेशियां होती हैं। इन पेशियों के संकुचन के आधार पर पुतली का व्यास घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, अरीय पेशियां पुतलियों के व्यास को बढ़ाने में कामयाब होती हैं, जबकि वर्तुलाकार पेशियां प्यूपिल या पुतली के व्यास को कम कर रही होती हैं। ठीक है ना, जिससे आंख में जाने वाला जो प्रकाश है या प्रकाश किरणें हैं वो नियंत्रित रहें और रेटिना के ऊपर आसानी से प्रतिबिंबित हो जाए, रेटिना को किसी भी तरह का कोई हानिकारक प्रभाव ना दें, रेटिना को किसी भी तरह से डैमेज ना करें। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात आता है आगे कि जो हमारा नेत्र गोलक होता है, आई बॉल होता है, ये नेत्र गोलक आई ऑर्बिट के अंदर, आई ऑर्बिट का मतलब होता है जिसे हम कह रहे होते हैं नेत्र कोटर। नेत्र कोटर में नेत्र गोलक को चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घुमाने के लिए कंकालीय पेशियां पाई जाती हैं, स्केलेटल मसल्स होती है। स्केलेटल मसल्स इसलिए कहा जा रहा होता है कि ये जो नेत्र कोटर है ये आई ऑर्बिट किससे बना हुआ है, अस्थि या बोन से बना हुआ है। तो बोन के साथ में जो मसल्स वहां पर टच करेंगे या जुड़ेंगे वो मसल्स क्या होंगे, कंकालीय पेशियां हो जाएंगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नेत्र गोलक या आई बॉल को नेत्र कोटर या आई ऑर्बिट में स्वतंत्रता पूर्वक घुमाने के लिए या स्वतंत्रता पूर्वक चारों दिशाओं में मूव कराने के लिए 6 प्रकार की कंकालीय पेशियां पाई जाती हैं, जिनमें 4 प्रकार की पेशियां तो कैसी होती हैं, रेक्टस होती हैं। रेक्टस का मतलब होता है रिजु पेशियां होती हैं, जिनको हम सरल पेशियां कह रहे होते हैं। और 2 प्रकार की जो पेशियां होती हैं वो ऑब्लिक होती हैं। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछी पेशियां होती है। ठीक है, तो इसमें 6 प्रकार में हम सबसे पहला नाम दे रहे होते हैं एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स, जिनको बाह्य रिजु पेशियां कहा जाता है।
दूसरी इंटरनल रेक्टस मसल्स जिनको आंतरिक रिजु पेशियां कहा जाता है, और तीसरी सुपीरियर रेक्टस मसल्स जिन्हें ऊर्ध्व रिजु पेशियां या उत्तर रिजु पेशियां कहा जाता है, और चौथी इंफीरियर रेक्टस मसल्स जिन्हें अधो रिजु पेशियां कहा जाता है। ये जो पेशियां होती हैं, ये पेशियां क्या करती हैं, ऑब्लिक मसल्स के साथ मिलकर के काम कर रही होती हैं। दो प्रकार की ऑब्लिक होती हैं, एक सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स और एक इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को हम कह रहे होते हैं उत्तर तिरछी पेशियां या ऊर्ध्व तिरछी पेशियां, और इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स को कह रहे होते हैं अधो तिरछी पेशियां। अब देखिए, जो बाह्य पेशियां होती हैं, बाह्य रिजु पेशियां होती हैं, जैसे हमें बाहर की साइड में देखना है तो आई बाल को इधर ले जाना है, तो क्या काम करेंगी, एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स काम करेंगी। यदि आई बाल को इधर नाक की तरफ लाएंगे तो कौन सी काम करेंगे, इंटरनल रेक्टस मसल्स काम कर रही होती हैं। अब इसके बाद जो सुपीरियर रेक्टस मसल्स होती हैं वो इंफीरियर ऑब्लिक के साथ, और जो इंफीरियर रेक्टस मसल्स होती हैं वो सुपीरियर ऑब्लिक के साथ मिलकर के आई बॉल को ऊपर एवं नीचे की दिशा में घुमाने का काम करती है। जैसे हमें छत की तरफ देखना है, आई बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, पैरों में देखना है, आई बॉल नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह से आई बॉल को दाएं बाएं ऊपर नीचे नेत्र कोटर में घुमाने के लिए पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं, उन पेशियों को हम कंकालीय पेशियां कह रहे होते हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की, जिनमें 4 रेक्टस होती हैं अर्थात रिजु प्रकार की होती हैं, और 2 ऑब्लिक होती हैं अर्थात तिरछी प्रकार की होती हैं। अगर इन पेशियों में किसी तरह से कोई दिक्कत हो जाए, कोई पेशी किसी कारण से चोट लगने से छोटी मोटी या कट लग जाए, तो हमारा जो आई बाल है उसका डायरेक्शन प्रभावित हो जाता है, और उस समय हमारी आंखें स्क्वेंट नेसाइज बन जाती हैं, ऐंची या तिरछी आंखें जिनको हम कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो आजकल तो ये है हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस में इन पेशियों को आसानी से ऑपरेट करते हुए आई बॉल को एक प्रॉपर कंडीशन में लाया जा सकता है। ठीक, इसके बाद आता है पिलिका सेमी लूनेरिस। पिलिका वैज्ञानिक का नाम है, और सेमी लूनर का मतलब होता है अर्धचंद्राकार। लूनर समझते होंगे ना, चंद्रमा को बोला जाता है, ठीक है, मून कहते हैं। लूनर भी किसको कहते हैं, चंद्रमा को कह रहे होते हैं। तो सेमी लूनर का मतलब क्या होता है, अर्धचंद्राकार। पिलिका सेमी लूनेरिस। पिलिका कौन है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट जिसने आइडेंटिफाई किया किसको, सेमी लूनेरिस स्ट्रक्चर को। हमारे जो ये नेत्र होते हैं, आंखें होती हैं, इनके ये कोने वाले भाग में, जिनको हम कॉर्नर पार्ट कह रहे होते हैं, आंतरिक कोने वाले भाग में हल्की से मांस से बने हुए पिंड दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं, ये हल्के पिंक कलर के होते हैं। दोनों यहां पर देखोगे ना, दोनों कोनों में दिखाई दे रहे होते हैं, हल्के पिंक कलर के होते हैं। मस्कुलर ये फ्लैश होते हैं या पिंडाकार संरचनाएं, ये दोनों संरचनाएं अर्धचंद्राकार होती हैं। इनको हम कह रहे होते हैं अवशेषी निमेशक पटल अर्थात वेस्टिजियल निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निमेशक पटल को ही या अवशेषी निमेशक पटल को ही हमारे नेत्रों में पिलिका सेमी लूनेरिस कहा जाता है। कुछ एनिमल में ये पूरी आंख को ढक लेते हैं, जिसमें ये थर्ड आईलिड के रूम में काम कर रहे होते हैं। जैसे आपने मेढक को देखा होगा, पानी में डूबा रहता है लेकिन आंखें खुली रहती है, आंखों में पानी नहीं भरता। क्यों नहीं भरता, क्योंकि मेढक की आंख में पाई जाने वाली जो निमेशक पटल होती है वो फंक्शनल होती है, हमारे यहाँ वेस्टिजियल होती है, तो पूरे नेत्र को ढक लेती है और ट्रांसपेरेंट है, इसलिए उसे दिखाई देता रहता है और आंख में वो पानी को जाने से रोक देती है। लेकिन जो बर्ड्स होती है, पक्षी होते हैं, उनमें ये नॉन ट्रांसपेरेंट होती है और उस समय उसे दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो हमारे अंदर तो ये वेस्टिजियल होती है, लेकिन कुछ एनिमल में पाई जाने वाली निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कैसी होती हैं, फंक्शनल होती हैं अर्थात कार्यशील होती हैं, जबकि हमारी आंखों में ये कार्यशील नहीं होती, नॉन फंक्शनल होती हैं। इसलिए हमारे नेत्रों में
इनको क्या कहा जाता है? अवशेषी, जिनका नाम है पिलिका सेमिलुनेरिस। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए एक एक पॉइंट को हम दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने बहुत एक्सप्लेन करके आपको डिटेल में बताया है, लेकिन आप इसको डिटेल में अगर जानते हो तो ब्रीफाइज कर सकते हो। अगर कोई चीज का आपके पास सेंट्रल आइडिया है तो आप बड़ा भी लिख सकते हो और उसको ब्रीफ में भी लिख सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, संक्षिप्त भी कर सकते हो। लेकिन उसका सेंट्रल आइडिया अगर आपके पास में नहीं है तो आप उसके बारे में ना एलोबरेट कर पाओगे, ना उसकी ब्रीफिंग कर पाओगे। ठीक है ना। अब देखिए पहला यहां पर मैंने बताया है येलो स्पॉट, पीत बिंदु। इसमें मैंने बताया था कि मनुष्य के नेत्र में दृक अक्ष के सामने पाए जाने वाले स्थान को पीत बिंदु कहा जाता है। यह वह स्थान होता है जहां पर प्रतिबिंब एकदम स्वच्छ और साफ बनता है। ठीक है ना। इस स्थान पर शंकु या कौंस अत्यधिक संख्या में पाई जाती है। यह स्थान हल्के पीले रंग का होता है। इसे पीत बिंदु या मैक्यूला ल्यूटिया कह देते हैं। इसके अलावा एक नाम और मैंने दिया था, इसे एरिया सेंटिलिस भी कहा जा सकता है। इसके पश्चात इस स्थान पर मध्य में एक हल्का सा गर्त, स्लाइटली पिट पाया जाता है, जिसे हम फोबिया सेंटिलिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फोबिया सेंटिलिस। तो इसमें से जब भी कोई पॉइंट पूछा जाता है वो एक नंबर में पूछा जाता है। या तो पूछ सकते हैं कि येलो स्पॉट क्या है, या पूछ सकते हैं फोबिया सेंटिलिस क्या है, या पूछ सकते हैं मैक्यूला ल्यूटिया क्या है, या पूछ सकते हैं एरिया सेंटिलिस क्या है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट। मैंने अभी अभी बताया था कि जो ब्लाइंड स्पॉट है ये येलो स्पॉट के ठीक नीचे पाया जाता है। ब्लाइंड स्पॉट येलो स्पॉट के ठीक नीचे पाए जाने वाले स्थान को कहा जाता है। इस स्थान पर कॉन्स तथा रॉड्स पूरी तरह से अनुपस्थित होती हैं। इस कारण प्रतिबिंब नहीं बनता। इसीलिए इस बिंदु को क्या बोला जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। इस बिंदु के द्वारा संपूर्ण नेत्र की जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, या हम ये कह सकते हैं संपूर्ण रेटिना की संवेदी कोशिकाओं के तंत्रिका तंतु एकत्रित होकर के दृक तंत्रिका बना लेते हैं, जो नेत्र गोलक से इसी स्थान से बाहर निकलती है। इस कारण से इस स्थान पर कॉन्स एवं रॉड्स नहीं होते। तो जब कॉन्स और रॉड्स नहीं होंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कह देंगे। ठीक है। इसके पश्चात आते हैं नेत्र के पार्ट्स। मैंने बताया था कि नेत्र में लेंस के द्वारा दो कोष्ठ बन जाते हैं, दो चैम्बर बन जाते हैं, जो एक दूसरे से पृथक बने रहते हैं, आइसोलेट बने रहते हैं। ठीक है। इसमें पहला जो चैम्बर होता है जिसको हम लिक्विड चैम्बर कह रहे होते हैं, एक्वस चैम्बर कह रहे होते हैं। पहले कोष्ठ में तरल पदार्थ के रूप में जलीय द्रव या नेत्रोत, जिसे एक्वस ह्यूमर भी कहा जाता है, भरा होता है, जो कॉर्निया तथा लेंस के बीच में होता है। दूसरा कोष्ठ लेंस व रेटिना के मध्य में पाया जाता है, जिसमें गाढ़ा द्रव, काचाभ द्रव भरा होता है। इसको विट्रस ह्यूमर कह रहे होते हैं। जलीय द्रव लेंस को चिकना बनाए रखता है तथा शारीरिक धक्कों से बचाता है, जबकि काचाभ द्रव नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखता है। इसके साथ साथ रेटिना को प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान भी करता है। इसके पश्चात आता है लेंस। यह मैंने बताया था कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स, सेमी सॉलिड। ठीक है। कहां पर पाया जाता है? आइरिस के ठीक पीछे स्थित होता है। आइरिस पर्दे की तरह होते हैं, डायफ्राम की तरह होते हैं, जो निलंबक स्नायु सस्पेंसरी किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा सीलियरी बॉडी से जुड़े रहते हैं। निलंबक स्नायु के खिंचाव के कारण लेंस को वक्रता में या लेंस की वक्रता में परिवर्तन किया जा सकता है।
अर्थात निलंबक स्नायु तनी हुई एवं शिथिल अवस्था में लेंस की वक्रता को परिवर्तित करते हैं। लेंस किससे बना होता है? मुलायम जिलेटिनी ऊतक द्वारा बना होता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है आइरिस। लेंस के ठीक आगे पर्दा के रूप में आइरिस पाई जाती है। दोनों आइरिस के मध्य में पाया जाने वाला जो अपर्चर होता है उसको पुतली कहा जाता है। और ये आइरिस पर दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। एक तो वर्तुलाकार पेशियां होती हैं जो पुतली के व्यास को कम करती हैं, तथा दूसरी अरीय पेशियां होती हैं जो पुतली के आकार को बढ़ाती हैं। अतः आइरिस पर पाई जाने वाली पेशियां पुतली के व्यास को घटा या बढ़ाकर नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। और आइरिस काली या भूरी या नीले रंग की हो सकती है। आइरिस के कारण ही नेत्र का एक पार्टिकुलर कलर दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि नेत्र गोलक को नेत्र कोटर में स्वतंत्रता पूर्वक घुमाने के लिए 6 प्रकार की कंकालीय पेशियां पाई जाती हैं, जिनमें एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स, इंटरनल रेक्टस मसल्स, सुपीरियर रेक्टस मसल्स, इंफीरियर रेक्टस मसल्स, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स और इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। मैंने हिंदी में बाह्य ऋजु पेशियां, आंतरिक ऋजु पेशियां, उत्तर या ऊर्ध्व ऋजु पेशियां, आधो ऋजु पेशियां, उत्तर या ऊर्ध्व तिरछी पेशियां या आधो तिरछी पेशियां, इनकी सहायता से क्या होता है? नेत्र को दाएं बाएं या ऊपर नीचे आसानी से घुमाया जा सकता है। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था अभी अभी पिल्का सेमिल्यूनेरिस। मैंने आपको बताया था कि हमारी आंखों के जो कॉर्नर वाले पार्ट हैं उसमें अवशेषी निवेशक पटल के रूप में पाई जाती है। इसको पिल्का नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसको पिल्का सेमिल्यूनेरिस कह देते हैं। क्योंकि ये कैसी दिखाई दे रही होती है? अर्धचंद्राकार, और कैसी होती है? पिंक कलर के पिंड के रूप में दिखाई दे रही होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डायग्राम बना के बताया था, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप सारा इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ओके।